इतना सब डिस्कस हुआ तो मुझे डाउट तक डिस्कस हुए थे। बताइए उसके आगे के डाउट्स। आपको क्या समझ नहीं आया तो ये बताओगे? क्योंकि मेन होता है कि मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आना है ना, कोई नहीं आता आपको क्या दिया है। The sum of the squares of the length of the chord intercepted on the circle। तो क्या हुआ? और इंटरसेप्ट करेगा तो क्या मतलब होता है? 2 पॉइंट पर कट करेगा। किसको कट करेगा? 2 पॉइंट पर x प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 16। कौन सी 2 पॉइंट पर कट करेगा? दिया है x प्लस y इक्वल टू दिया तो आपको दिया x प्लस y इक्वल टू n। जब इसको 2 पॉइंट पर कट करेगा तो इसका लेंथ होगा ab का कुछ। अब ये लाइन फिक्स नहीं है क्योंकि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिया हुआ है। तो n बदलेगा तो लाइन भी बदलेगा, लाइन बदलेगा तो ab की लेंथ भी बदलेगी। ऐसे जितनी भी ab की लेंथ होगी उनका स्क्वायर का एडिशन कितना होगा जितने कुछ। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड? लेंथ ऑफ कॉर्ड कैसे निकालोगे? हमारे पास प्रॉपर्टी होती है सर्कल के सेंटर से लेके कॉर्ड में जब भी लाइन ड्रॉ करते हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो ये सर्कल है जिसका रेडियस 4 दिया है। 0,0 से किस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो 0 0 रखोगे, n को शिफ्ट करोगे तो माइनस n का मॉड n हो जाएगा डिवाइड बाई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा n बाई रूट। पाइथागोरस ये मिल जाएगा और उसका डबल करूंगा तो ab का लेंथ मिल जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ 16 माइनस n स्क्वायर बाई 2 है ना, इसका स्क्वायर। क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पर एलसीएम दूंगा तो √2 into रूट ऑफ 32 माइनस n स्क्वायर। 32 माइनस n स्क्वायर √2 इसमें कैंसिल हुआ तो √2 आया। n किसको बिलोंग कर रहा है? तो ये पक्की बात है कि n 6 से बड़ा सकता, इनफैक्ट 6 भी नहीं हो सकता क्योंकि n 6 होगा तो रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। तो n की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है? 1 2 3 4 एंड 5। 1 रखोगे तो कितना आएगा? √2 into √31। 2 रखोगे तो कितना आएगा? √2 into √28। 3 रखोगे तो कितना आएगा? √2 into √23। 4 रखोगे तो कितना आएगा? √2 into √16। तो 4 √2 और 5 रखोगे तो कितना आएगा? √2 into √7। 6 रख ही नहीं पाओगे। ये इसका लेंथ है। उनका स्क्वायर का एडिशन, इसका स्क्वायर करोगे तो 62, इसका स्क्वायर करोगे तो 56, इसका स्क्वायर करोगे तो 46, इसका स्क्वायर करोगे तो 16, इसका स्क्वायर करोगे तो 14। इन सबका टोटल 210। इन सबको एडिशन करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 210। फिर कौन सा बता रहे थे? 45। क्या आपको क्या समझ नहीं है? मुझे आपको नहीं जानने की समझ में क्या नहीं है सबको, लेकिन मुझे लगता है कितना सिंपल है। 39 बोलो या क्या समझ में नहीं है मुझे। क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस तो क्या पूछा है? एक लाइन है y इक्वल टू mx प्लस c नाम का, ये टेंजेंट है। किसके लिए टेंजेंट है? x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 का टेंजेंट है। जैसे हमने पढ़ा कि ये लाइन इसका टेंजेंट है, आपके दिमाग में क्या आया? क्या आया? p इक्वल टू आ रहा है, ठीक है। और फिर ये जो टेंजेंट हो किसको परपेंडिकुलर है? L1 को परपेंडिकुलर है। तो L1 का स्लोप और y इक्वल टू mx प्लस c का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। L1 क्या है? तो L1 इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल 1 का टेंजेंट है, ठीक है। L1 क्या है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल 1 का टेंजेंट है। अब इसका टेंजेंट है, वो भी कहाँ टेंजेंट है? कौन से पॉइंट पर? वो पॉइंट भी दे दिया 1/√2 और 1/√2 1/√3 को सेटिस्फाई भी करना है। इस लाइन का इक्वेशन कैसे ढूंढोगे? ये टेंजेंट का इक्वेशन ढूंढना है व्हिच इज पासिंग थ्रू 1/√2 1/√2 एंड 1/√2 1/√2 लाइन दिस इज द ओनली।
तो टेंजेंट के इक्वेशन कैसे ढूंढते हैं? अच्छा यहाँ प्रॉब्लम है, मतलब कंसेप्ट में प्रॉब्लम, क्वेश्चन प्रॉब्लम पॉइंट फॉर्म यूज करूंगा, अगर पॉइंट हो तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट फॉर्म यूज करूंगा। ये सर एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या रखूंगा, एक्स एक्स वन, एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स एक्स वन रखूंगा तो एक्स बाई रूट टू, वाई स्क्वायर की जगह पर वाई बाई वन रखूंगा तो वाई बाई रूट टू इक्वल टू वन, मीन्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू रूट टू। इसका स्लोप कितना है, -1, इसका स्लोप -1, ये L1 का स्लोप -1 है, तो जो लाइन आपको ढूंढना था वो इसके साथ परपेंडिकुलर था, इसके साथ परपेंडिकुलर था, तो इसका स्लोप अगर -1 है तो इसका स्लोप 1, और ये लाइन ऑलरेडी दिया हुआ है आपको y इक्वल टू mx+1, जिसमें m आ गया -1, तो -x+c, और आपने ऑलरेडी मुझे बताया था कि भाई अगर ये इसका टेंजेंट है तो इसका सेंटर से लेके उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो रेडियस के बराबर होगा, रेडियस 1 दिया हुआ है, सेंटर 3,0 दिया हुआ है। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए सिर्फ को शिफ्ट कर लो, -x इस तरफ आएगा तो x + y - c = 0, x की जगह पर क्या रखोगे, अच्छा एक चीज और करनी पड़ेगी यहाँ पर, ये जो उन्होंने बोला y इक्वल टू mx+c और y इक्वल टू mx+c इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, पर ये सर्कल का जो सेंटर है वो शिफ्टेड है, कहाँ पर शिफ्ट किया हुआ है, 3,0 पे, कहाँ पर शिफ्ट किया है, 3,0 पे, 3,0 पे शिफ्ट किया, तो यहाँ पर भी मुझे 3,0 पे पहले शिफ्ट करवाना पड़ेगा, तो y तो शिफ्ट हो ही नहीं रहा है, तो शिफ्ट कौन हो रहा है, x, तो x की जगह पर हम क्या रखते हैं, x माइनस h, और h कितना है 3, एक्चुअली 1, तो y इक्वल टू mx, x की जगह पर x माइनस 3 प्लस c, करेक्ट। अब 3,0 से जब आप लोग इसका पर्टिकुलर डिस्टेंस लोगे तो किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर होगा, ये सब कुछ शिफ्ट कर लो, या तो आप ये भी कर सकते हो कि अगर शिफ्टिंग उस टाइम पर ध्यान में नहीं गया तो भी प्रॉब्लम नहीं, मुझे लास्ट में भी कर सकते हैं, अगर सपोज उस टाइम पर हमें याद नहीं आता है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी दिया कि y इक्वल mx+c टेंजेंट, उतना ही लेके चले 0 इक्वल टू x माइनस y+c, 3,0 से इसका पर्टिकुलर डिस्टेंस, x की जगह पर 3, y की जगह पर 0 प्लस c डिवाइडेड बाय √2, और ये किसकी इक्वल होना चाहिए 1, तो √2 को शिफ्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रूट और मॉड दोनों हटाने के लिए स्क्वायर कर लो, तो 3 + 3 का स्क्वायर इक्वल 2, तो भी क्या हो जाएगा c² + 6c + 9, और 2 इस तरफ आएगा तो +7 = 0, तो c के टर्म में रिलेशन फाइंड करना, तो देखो बी आंसर है। एक फिर उसके बाद उसके बाद कोई नहीं, ठीक है, तो 60% देखो,
31 क्वेश्चन में आप लोगों को एक सर्कल दिया हुआ x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। आपको बोला गया है कि देयर आर टू फिक्स पॉइंट, कौन कौन सा 1,4 एंड 1,-5। P इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। मुझे सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट लेना होगा तो मुझे कौन सा पॉइंट लेना है? मुझे इस सर्कल पे एक पॉइंट कंसीडर करना है, तो मुझे कौन सा पॉइंट लेना चाहिए? पैरामेट्रिक पॉइंट। कौन सा पॉइंट लेना चाहिए? r cos थीटा कॉमा, बट वो आप लोगों का जब सेंटर 0 0 होता है, इसका सेंटर तो फिक्सेड होगा, तो फिर आपका पैरामेट्रिक पॉइंट क्या हो जाएगा? 1 प्लस r cos थीटा कॉमा 1 प्लस r sin थीटा, ये p है आपका। और आपको बोला है कि PA प्लस PB मैक्सिमम आना चाहिए। ए और बी ऑलरेडी गिवन है। ए क्या दिया हुआ है 1,4, बी क्या दिया हुआ है 1,-y। ए है आपका 1,4 और बी है आपका 1,-y। ठीक है। अच्छा मुझे जनरल कंसेप्ट बताइए, अगर आपको बोला जाए कि PAB PA प्लस PB, मतलब PA प्लस PB निकालना होगा तो कौन से किससे निकालोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो PA के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला निकालें और डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करें। 1 प्लस 4 cos थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा R B अपने को पता है ना 1, रेडियस 1 है ना, तो 1 प्लस cos थीटा है 1 प्लस sin थीटा। 1 प्लस cos थीटा माइनस 1, cos थीटा उसका स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा, फिर cos 1 प्लस sin थीटा माइनस 4, तो sin थीटा माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस PB, P से लेके B का डिस्टेंस वापस 1,5 है ना, 1,-5। ठीक है। अब तो यहाँ से अगर इसको माइनस करो तो वापस 1 1 कैंसिल, क्या बचेगा? रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस इसमें से इसको माइनस, तो क्या बचेगा? sin थीटा माइनस 6, सॉरी माइनस 4, 1 प्लस sin थीटा माइनस 5। अच्छा माइनस प्लस 5 तो प्लस 6 हो जाएगा है ना। 1 प्लस sin थीटा माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, तो 6 हो गया। ब्रैकेट ओपन करोगे तो इसका फर्स्ट टर्म sin स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, इसका थर्ड टर्म, देन टर्म थर्ड टर्म इसका स्क्वायर का 9, 9 प्लस 1 10, मिडिल टर्म 6 sin थीटा। यहाँ पर फर्स्ट टर्म sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, मिडिल टर्म, सॉरी लास्ट टर्म 36, 36 प्लस 1 37, मिडिल टर्म 12 sin थीटा। करेक्ट। तो आपके पास 10 माइनस 6 sin थीटा प्लस 37 प्लस 12 sin थीटा, यह है आपका PA प्लस PB, और इसको होना है मैक्सिमम। इसको होना है मैक्सिमम। क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला हुआ है कि ये आप लोगों को कैसी वैल्यू होना चाहिए? इज मैक्सिमम। ठीक है, P इज द पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट PA प्लस PB इज मैक्सिमम, देन PAB लाइज ऑन। अगर इसको मैक्सिमम होना है तो PAB कहाँ पर लाई करता होगा ये आपको बताना है। PAB कहाँ पर लाई करता होगा ये आपको बताना है। तो PA प्लस PB आ गया, इसको मैक्सिमम होना है। तो इसको मैक्सिमम होने के लिए किस पे डिपेंड करता होगा? sin थीटा पे, राइट। sin थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करता होगा। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होगी वो पता करने के लिए इसके बाद का स्टेप ये होगा कि आपको फिर डिफरेंशिएशन की हेल्प लेनी पड़ेगी कि मैक्सिमम मिनिमम कहाँ मिलता है, जहाँ पर उसका डिफरेंशिएशन 0 बनता है, जहाँ पर उसका डिफरेंशिएशन 0 बनता है। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए फिर आप लोगों को चेन रूल लाना चाहिए। इसका डिफरेंशिएट कर लोगे आप लोग? अगर इसका डिफरेंशिएट करने की बात है थीटा के रिस्पेक्ट में, अगर मुझे इसका डिफरेंशिएट करना है तो आ जाएगा। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? रूट एक्स मतलब क्या है? एक्स का पावर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 इंटू एक्स का पावर 1/2 माइनस 1, तो माइनस 1/2, और माइनस 1/2 का मतलब क्या हो जाता है? 2 रूट एक्स। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/2 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1/2 रूट एक्स। तो अब आप लोगों को यहाँ पर रूट ऑफ 10 माइनस 6 sin थीटा का डिफरेंस करना चाहिए।
कंसेप्ट होता है चेन रूल करके, सुना है? ऑब्वियसली सुना है कि फिजिक्स पढ़ते कैसे होता है चेन रूल, तो पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं चेन रूल सुना ही होगा। तो चेन रूल आपको अप्लाई करना है, कैसे करोगे बताओ मुझे? इसका डिफरेंशिएशन अगर आपको करना है तो कैसे करेंगे? रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है मैंने बताया आपको। अच्छा मुझे ये करूंगा तो पहले इसका बताओ, इसका डिफरेंशिएट कैसे करोगे अगर करना होता तो? रूट ऑफ 2x + 3 का, अगर मुझे रूट ऑफ 2x + 3 का डिफरेंशिएट करना तो कैसे करेंगे? 2x + 3 का पावर 1/2, फिर ये फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 रूट ऑफ 2x + 3, बस इतना ही। क्योंकि आपने फॉर्मूला कौन सी लगाई? रूट एक्स की फॉर्मूला लगाई। इसका क्या मतलब है कि आपने इसको एक्स मान लिया है, तो आप जिसको एक्स कंसीडर करते हो उसका डिफरेंशिएशन आप मल्टीप्लाई में करते हो। क्या करते हो आप? उसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि आप ये फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते, क्योंकि ये फॉर्मूला तो रूट एक्स के लिए एप्लीकेबल है, तो आपने इसका इसको एक्स मान लिया, राइट? इनडायरेक्टली अगर मैं आपको बोलूं तो अगर मुझे इसका डिफरेंशिएट करना तो मुझे 2x + 3 चलेगा ही नहीं, वहां पर सिंगल वेरिएबल ही होना चाहिए। तो मैंने इनडायरेक्टली 2x + 3 को t मान लिया है। अगर 2x + 3 को t मान लिया तब ऐसा हो गया d/dx ऑफ √t, जो पॉसिबल नहीं है कि अगर यहाँ पर वेरिएबल t है तब डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हैं? t के रिस्पेक्ट में। पर यहाँ तो आपको किसके रिस्पेक्ट में करना है? एक चेन बना होगा। मैथमेटिकली dx की जगह पर अगर मैं dt लिख दूं, इसका मतलब मैंने dx से dt से डिवाइड किया है तो सामने dt से मल्टीप्लाई कर लें तो फिर डिवाइड बाय dx, तो वापस dt कट होकर d/dx आ जाएगा। अब रूट टी का डिफरेंशिएशन इस फॉर्मूला के हिसाब से 1/2 रूट टी इंटू dt/dx का मतलब क्या हुआ? t का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। t का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो 2x + 3 का डिफरेंशिएशन, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 3 का 0, और t हमने अज्यूम किया तो वापस वैल्यू रख लेते, तो हुआ क्या? 1/2 रूट ऑफ 2x + 3 इंटू, ये पूरा प्रोसेस है। अब इसको हम लोग डायरेक्टली करते हुए क्या है, हम लोग रूट की डिफरेंशिएशन डायरेक्टली कर लेते हैं 1/2 रूट ऑफ 2x + 3, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मैंने क्या किया? इसको x मान लिया था, जिसको x मान था उसका डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में करता हूँ, तो 2x + 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? तो फिर मुझे बताओ रूट sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/2 रूट sin x, किसको t माना, वो किसको x माना, तो sin x का डिफरेंशिएशन प्लस cos x, sin x का डिफरेंशिएशन प्लस cos x, तो जिसको आप x मानते हो उसका डिफरेंशिएशन क्या करना आपको? मल्टीप्लाई। तो फिर अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/2 रूट ऑफ 10 - 6 sin थीटा इंटू -6 cos थीटा, टेन का 0 हो जाएगा, फिर इसका करोगे तो 1/2 रूट ऑफ 67 प्लस 12 sin थीटा इंटू 12 cos थीटा, और इसका डिफरेंशिएशन को किसके बराबर होना पड़ेगा? 0 के बराबर। डिफरेंशिएशन को किसके बराबर होना पड़ेगा? 0 के बराबर, करेक्ट। अब क्या करोगे? इसके बाद एलसीएम ले लोगे, पहले 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 कर देता हूँ। अब यहाँ से क्या कॉमन है? 6 cos थीटा या -6 cos थीटा, क्या रहेगा सर? रूट ऑफ 37 प्लस 12 sin थीटा माइनस 2 टाइम्स रूट ऑफ 10 - 6 sin थीटा इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, और ये तो फिर सामने 0 के साथ मल्टीप्लाई हो तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ से मुझे 2 पॉसिबिलिटी मिली है। कौन कौन सी? पहली पॉसिबिलिटी क्या मिली? या तो cos थीटा को 0 होना पड़ेगा, या तो cos थीटा को 0 होना पड़ेगा, और इसको 0 होना पड़ेगा। इसको 0 होना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 37 प्लस 12 sin थीटा
is equal to 2 root of 10 minus 6 sin theta। ऐसा होगा। मतलब वहां पर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर कर लेते हैं, तो क्या होगा 37 प्लस 12 sin थीटा इज इक्वल टू 40 माइनस 24 sin थीटा। करेक्ट। ये 2 का स्क्वायर 4 ना, तो 4 + 24 हो गया। 24 sin थीटा को एक तरफ शिफ्ट करूंगा तो 36 sin थीटा इज इक्वल टू 40 माइनस 37। ठीक, करेक्ट। तो sin थीटा की वैल्यू 1/12, sin थीटा की वैल्यू 1/12। ये दोनों में से कोई भी एक केस होगा तो चलेगा मुझे। cos थीटा 0 होगा तो भी ठीक है, sin थीटा 1/12 होगा तो भी 0 होगा। cos थीटा अगर 0 लेके चलता हूँ, cos थीटा अगर मैंने 0 लिया और इसमें रखा तो cos थीटा 0 रखता हूँ तो फिर आपका x कोऑर्डिनेट कितना आ गया 1। अब कौन सी बात करें तो p ए भी क्या sin, जब cos थीटा 0 होगा तो sin थीटा फिर उस टाइम पर 1 होगा। ऐसा मत कर लेना, ये cos थीटा 0 थे sin थीटा 1/2 इसका कोई लेना देना नहीं है। तो अलग अलग केस है ना, जब cos थीटा 0 लोगे तो उसके रिस्पेक्ट में फिर sin थीटा करना पड़ेगा आपको। सही है। तो cos थीटा अगर मैंने 0 लेता हूँ तो ये पॉइंट कौन सा होगा 1,2। इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 1। यहाँ पर जिस पॉइंट की बात हो रहा है उसका भी x कोऑर्डिनेट कितना है 1। सबका x कोऑर्डिनेट सेम कब हो सकता है जब वो कोलिनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन। आपको पूछा तो वही था कि लोकस क्या होगा, तो ये भी कहाँ लाई करता होगा, तो कहाँ पर लाई करता होगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक बार आपको डिफरेंशिएट की हेल्प लेनी पड़ेगी क्योंकि वो मैक्सिमम की बात हो रही है। अच्छा, ये एक चीज और बता सकते हैं, तो ठीक है मैक्सिमम में तो मुझे डिफरेंशिएट की हेल्प लेनी चाहिए। अगर आपको पीएफ प्लस पीबी अगर मिनिमम चाहिए होते हैं, पीएफ प्लस पीबी कब मिनिमम होगा मुझे डिफरेंशिएट की बिना करना है। पीएफ प्लस पीबी की मिनिमम वैल्यू ये कुछ भी चीज में डायरेक्टली बोल सकते हो, पीएफ प्लस पीबी की मिनिमम वैल्यू यही होगा। यस, जिसका इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं है। नॉर्मली पीएफ प्लस पीबी मिनिमम कब होगा जब पी आपका कोई 3 पॉइंट है ना, पीएफ पॉइंट है, ए पॉइंट है, बी एफ पॉइंट है। बी लाइन ए बी लाइन ए और बी, मतलब पी ए बन जाए या तो बी बन जाए। कोई भी 3 पॉइंट जो होता है, जैसे ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट है, ठीक है। कोई भी 3 पॉइंट मिलके क्या बना सकते हैं एक ट्राइंगल। और ट्राइंगुलर लोग कैसा, जब आपको ट्राइंगल पहली बार पढ़ाया जाता है तब आपको एक रूल सिखाया जाता है कि कोई भी ट्राइंगल के दो साइड का एडिशन हमेशा थर्ड साइड से बड़ा ही होता है। PA plus PB is always greater than equal to, always greater than AB square। PA plus PB हमेशा AB से बड़ा ही होता है, ये तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, सही है। पर PA plus PB ग्रेटर देन AB हो सकता है, लेस देन AB तो कभी होगा ही नहीं, बट इक्वल टू AB भी एक केस में पॉसिबल है। कब P पॉइंट यहाँ है तो PA plus PB ग्रेटर देन AB होगा। P अगर थोड़ा नीचे आ गया तो भी PA plus PB ग्रेटर देन AB होगा। P और नीचे आ गया तो भी PA plus PB ग्रेटर देन AB होगा। पर और नीचे आके अगर लाइन पे आ गया तो फिर PA plus PB किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू AB के बराबर हो जाएगा। तो PA plus PB मिनिमम तभी होगा जब वो तीनों एक ही लाइन पे लाई करता है। PA plus PB मिनिमम कब होगा जब वो एक ही लाइन पे, क्योंकि PA plus PB हमेशा ग्रेटर देन AB होगा। इक्वल टू AB हो सकता है सिर्फ कब, जब वो कोलिनियर। तो फिर मुझे पूछते कि PA plus PB का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, तो मैं AB के बीच का डिस्टेंस निकाल के दे देता हूं। क्योंकि PA plus PB अगर P यहाँ आ जाए तो फिर PA plus PB किसके बराबर होगा, इक्वल टू AB, वो उसकी मिनिमम वैल्यू होगी। बाकी सारे के से बड़ा ही होगा। बट वो मैं डायरेक्टली इसमें इसलिए नहीं कर पाया तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू पूछा था, तो मैक्सिमम वैल्यू कहीं तक भी जा सकता है, पर मिनिमम वैल्यू फिक्स था कि वो AB इक्वल है। तो कोई भी 3 पॉइंट कभी भी मिनिमम वैल्यू पूछे 3 पॉइंट वाला तो हमेशा कोलिनियर लेके चल लो, इसी कंसेप्ट की जरूरत है। वो भी एक तरह से कंसेप्ट ही है कि PA plus PB मिनिमम कब होगा जब PA भी एक ही लाइन पे लाई करता होगा।
इसके ऊपर और एक क्वेश्चन है 58, वो हो गया है 58। तो क्या दिया हुआ, एक सर्कल है, कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0 है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। और बोला जाता है कि पॉइंट P से टेंजेंट ड्रॉ करना है, P and PB are drawn to the given circle and angle between this tangent is tan inverse 12/5। ये आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर कितना है 2,1, इसका सेंटर कितना है 2,1। P पॉइंट इज आउटसाइड ऑफ सर्कल, ये PA, ये PB, ये PA और PB। और यहाँ पर आप लोगों को बोला कि सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट P टेंजेंट्स P and PB are drawn to the given circle, P and PB are drawn to the given circle, राइट। और फिर आप लोगों को बोला गया है कि आपके पास ये सेंटर को मैंने O नाम दे दिया। आपको यहाँ पर दो ट्राइंगल दिखेंगे, एक ट्राइंगल OAB और एक ट्राइंगल PAB। इनका एरिया का रेशियो फाइंड करना है, कैसे करें। और ये एंगल दिया हुआ है, अगर ये एंगल अगर मैं थीटा लेता हूँ तो दिस थीटा इज गिवन tan इनवर्स 12/5। इसको हम देखिए tan थीटा इक्वल टू 12/5, ये दिया हुआ है। अब आप मुझे बताओ इसका एरिया अगर आपको दोनों ट्रायंगल का ढूंढना है तो कैसे, पहले कोई भी करिए बताओ कैसे। ए और बी चाहिए, और ए और बी आप मिल ही नहीं सकते क्योंकि ना पी पॉइंट पता है तब टेंजेंट की इक्वेशन ढूंढ लोगे, और अगर पी पॉइंट दिया भी होगा तो भी टेंजेंट की इक्वेशन ढूंढने तो नहीं बैठता है। अगर मुझे पी पॉइंट दिया होता तो मैं इसका एरिया ढूंढने के लिए फिर क्या करता है, इसको क्या बोलते हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एबी को क्या बोलते हैं, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। और कोड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, t इक्वल टू 0 पे, तो फिर मैं t इक्वल टू 0 से इसका ये निकाल लेता, राइट। फिर इसका लेंथ निकल जाता, मेरे को सेंटर पता था, रेडियस भी पता है, इसका रेडियस कितना हो जाएगा √4 + 1 - 4 तक 1 है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकल जाता और कोड की लेंथ से ये बेस भी निकल जाता। पर उसके लिए t इक्वल टू 0 का इक्वेशन निकालने के लिए p पॉइंट चाहिए था जो नहीं दिया हुआ है, तो वो नहीं कर सकते, तो भूल जाओ। तो फिर और क्या करें, अब अगर इसका एरिया ढूंढना है, मेरे पास बेस और हाइट नहीं है, वैसे भी आप बहुत कम, आप बड़े हो गए हो 6-7 स्टैंडर्ड तक, ठीक है, एरिया का बेस और हाइट दे दिया जाता था, तो हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट का ये एरिया मिल जाता था। अब आपको नहीं देंगे तो फिर आपको बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूला बताइए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के टाइम पर, ये एरिया निकालने के रोज भी बहुत सारी फॉर्मूला होते हैं, तो कौन सी इसमें यूज करोगे, ना हाइट पता है ना बेस पता है, तो कैसे करेंगे। मुझे उसके दोनों का एडजस्टेंट साइड पता है, तो कौन सी फॉर्मूला से एरिया निकालूंगा, क्या था, अगर आपके दो एडजस्टेंट साइड होते एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया निकालने की फॉर्मूला नहीं आती है, करोगे तो नहीं होगा। रोज में आता हूँ, रोज मुझे आता हूँ, लोग कंपन करके यहाँ से देखते हो, कोई छोटी सी चीज पूछता हूँ तुम लोग को याद नहीं होती है। एरिया ऑफ ट्राइंगल
ये अगर मैं बोलता हूँ, अगर मेरे दिमाग में दिया है भगवान ने, हम घर पे नहीं रखते, अगर यहाँ लाते भी होंगे तो भी हम इसका आंसर दे सकते। अगर मुझे सपोज ये तो पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट होता है, तो अगर बेस इंटू हाइट होता है तो एरिया का हाइट है, तो एरिया इक्वल टू हाफ ऑफ एडी इंटू बीसी हो गया। और मुझे एडी बीसी नहीं पता तो मेरे पास क्या क्वेश्चन, अगर मेरे पास अगर ये एंगल मिल जाए तो मैं यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू एडी अपॉन एडी लिख सकता हूँ। sin theta equal to AD by AB. So what is AD? AB sin theta, so area equal to half of AB sin theta, मतलब AB into BC into sin theta. ये मेरे पास एक नई फॉर्मूला मिल गई, जिसके अंदर मुझे हाइट डेप्थ की जरूरत नहीं है। ये मतलब क्या हो गया, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड, प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड इनटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड इनटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। तो फिर मेरे पास अब यहाँ पर ये दो एडजस्टेंट साइड तो है, ये 1 है, ये 1 है, बस ये उसके बीच का एंगल मिल जाए, एंगल भी तो मिल ही जाएगा। यहाँ पर टेंजेंट है तो यहाँ पर कितना डिग्री, 90, यहाँ पर टेंजेंट तो कितना डिग्री, 90, ये 90 है, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना 180 माइनस थीटा। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल OAB कितना, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड इनटू साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। ये कितना हो गया, 180 माइनस थीटा, क्योंकि चारों का एडिशन नीचे 360 हो जाना। पाई मतलब 180 डिग्री, तो साइन का क्या होगा, साइन ही रहेगा। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो साइन थीटा, तो tan थीटा 12/5 है, tan थीटा 12/5 है, tan इज ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, तो 5 का मतलब 13 है। तो व्हाट इज sin थीटा, 12/13, तो 12/13 into 1/2 तो 6/13, तो इसका एरिया आ गया 6/13 OAB का। अब चाहिए PAB का एरिया, तो PAB का एरिया कैसे ढूंढते हैं, तो PAB का एरिया ढूंढने के लिए ना तो आपके पास P है, ना आपके पास A है, ना आपके पास B है, आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी PAB का एरिया ढूंढना, तो देखिए ऑप्शन है कि पूरा PAOB का एरिया ढूंढ लो और उसमें से OAB का एरिया माइनस कर लो। POB का एरिया ढूंढ लिया जाए, उसमें से OAB का एरिया माइनस कर लिया जाए। POB का एरिया तो बहुत आराम से ढूंढ लूंगा, इसको ज्वाइन करूं तो ये और ये कंग्रुएंट ट्रायंगल है, और जिस टेंजेंट का लेंथ इस टेंजेंट का लेंथ सेम, ये और ये दोनों 1 1 और ये कॉमन साइड, तो अगर कंग्रुएंट ट्रायंगल के आधे आधे एंगल में डिवाइड कर देता हूं, तो अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, θ/2, और ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया तो हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट से निकल जाएगा, हाइट 1 है, ये बेस मिल जाए, ये मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट। वैसे तो लेंथ ऑफ टेंजेंट की डायरेक्ट फॉर्मूला √h1, बट वही ना कि यूज करूं कैसे, P पॉइंट दिया नहीं है, P पॉइंट दिया होता तो √h1 निकाल देता। तो एक ऑप्शन है कि ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प ले लिया जाए। ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से मेरे को अगर ये एंगल पता है या पता कर लेता हूं, तो tan की फॉर्मूला ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो इसके हिसाब से मेरा tan θ/2 क्या हो रहा है, ऑपोजिट साइड 1 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड PA। ये मतलब बेस हो जाएगा, अगर tan θ/2 मिल गया तो मुझे PA मिल जाएगा, और tan θ/2 कहां से मिलेगा, tan थीटा दिया हुआ है, कौन सी फॉर्मूला से tan थीटा जिसमें एंगल हाफ होता है, tan थीटा इक्वल टू 2 tan θ/2 अपॉन 1 माइनस tan θ/2। tan थीटा की वैल्यू 12/5 है, इसको सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो आप लोगों का tan θ/2 आ जाएगा। मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि क्वाड्रेटिक के तो tan θ/2 की दो वैल्यू आती है, एक पॉजिटिव आता होगा, एक नेगेटिव आता होगा, तो ऑब्वियसली एक्यूट एंगल ही होगा, तो पॉजिटिव वाला ले लूंगा। तो tan θ/2 मिला मतलब क्या मिला, PA मिला, PA मिला मतलब मुझे क्या मिला, एरिया ऑफ द ट्रायंगल OPA मिला या OAP मिला, क्या होगा, OAP का एरिया हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, इस ट्रायंगल के एरिया, इस ट्रायंगल का जितना एरिया होगा उतने से कितना होगा, तो जो भी आंसर है उसका डबल, उसका डबल, तो डबल करता हूं जैसे बोल सकता हूं एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PAOB जो होगा, इसका डबल करूंगा तो 1/2 1/2 मिलता है, मतलब सिर्फ जो PA होगा वो आप लोग का PA का जो भी लेंथ आएगा वो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल पे एरिया आएगा।
उसमें से मैं कोई भी एरिया माइनस कर लूंगा तो मुझे किसका एरिया मिलेगा, बीएबी का। तो फिर फाइनली आपको क्या चाहिए, बीएबी का एरिया और ओएबी का एरिया का रेशियो। तो आपको हर बार कभी नहीं कि बेस हाइट देंगे, फिर बहुत कम जगह पर ऐसा देंगे, तो फिर उस टाइम पर आप जो अलग अलग फॉर्मूले उसमें एक फॉर्मूले ये भी जो सबसे ज्यादा यूज होती है कि हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड इनटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। ये बताओ, देखते हो बताओ। ठीक है, क्या दे, एक सर्कल है, उस सर्कल का एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दिया, सर्कल को पहले सी और एफ बताओ। 64 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 2ay प्लस सी इक्वल 0। एक्स इंटरसेप्ट सुनते दिमाग में क्या आता है, एक्स इंटरसेप्ट का लेंथ दिया हुआ है, क्या होता है एक्स इंटरसेप्ट का लेंथ 2 रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, जो क्वेश्चन में 2 रूट 2 दिया हुआ है। व्हाट इज वाई इंटरसेप्ट, 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सी, जो दिया हुआ है 2 रूट 5। इसकी जी की वैल्यू माइनस ए बाई 2, उसका स्क्वायर, जी तो माइनस ए बाई 2, तो सेंटर प्लस ए बाई 2 होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, तो जी तो माइनस ए बाई 2, उसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस सी, कितना दिया हुआ है 2 रूट 2, दोनों तरफ से 2 और 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस सी, एफ क्या दिया माइनस ए का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस की 2 रूट 5 दिया था, 2 और 2 कैंसिल, स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4c इक्वल टू 8, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 5, दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो माइनस 4c माइनस माइनस प्लस सी, तो माइनस 3c इक्वल टू 8 माइनस 5 3, तो c की वैल्यू माइनस 1, c की वैल्यू माइनस 1 रखा, माइनस माइनस प्लस 1, एक्स स्क्वायर 1 उस तरफ जाएगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू प्लस और माइनस 2, इक्वल क्या आ गई प्लस और माइनस 2। अब क्वेश्चन में क्या दिया, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फारदेस्ट टेंजेंट फ्रॉम द ओरिजिन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू y plus x equal to out, which is find the distance of farthest tangent from origin which is perpendicular to 2y plus x equal to 0। आपको 2y plus x जो लाइन है उसका परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, इसका स्लोप माइनस, तो उसका परपेंडिकुलर का स्लोप 2, उसका परपेंडिकुलर का स्लोप 2,
सॉरी m2 आ गया। तो फिर अगर मुझे स्लोप पता है तो मुझे कौन सा फॉर्म यूज करना चाहिए? स्लोप फॉर्म टेंजेंट का क्या होता है? स्लोप y इक्वल टू, बट यहाँ पर सेंटर, अब इसका सेंटर क्या है? a/2 a, और a कितना आ चुका हमारे पास? +-2। तो a को अगर आप लोग +2 लेते हो एक बार के लिए, तो +2 लेते हो तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 1,2। तो आपने 1,2 पे शिफ्ट किया, 1,2 पे शिफ्ट किया है, तो y-2 is equal to n into x minus 1। या तो फिर एक काम ये भी कर सकते हैं, अब एक काम ये भी कर सकते हो, इसको नहीं करो तो डायरेक्टली अगर मैं y को mx plus c कोई टेंजेंट ले लूं, ले लो ना, फिर y को mx plus c ले तो लोगे, फिर आपको p को r को यूज करना ही पड़ेगा। तो p को r को किया, यूज किया हुआ है ऑलरेडी मेरे पास कंसेप्ट है, तो फिर उसी को यूज कर ले तो उतना टाइम बच जाएगा। तो ठीक है, y minus 3 इक्वल टू y, तो x minus 1 plus minus r into r कितना, r कितना, रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, कितना है? -1, तो माइनस +1, तो रेडियस कितना आ गया? √6। रेडियस कितना आ गया? √6। तो प्लस माइनस r इंटू रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1, √5 y। अच्छा, ये -2 और ये -2 कट हो जाने वाले, तो क्या बचेगा? y इक्वल टू 2x प्लस माइनस √30। इसका ओरिजिन से पर्टिकुलर डिस्टेंस चाहिए, इसका ओरिजिन से पर्टिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो अब क्या करोगे? 0 0 को रख दोगे, यहाँ पर क्या बचेगा? प्लस माइनस √30 उसका मॉड, √30 डिवाइडेड बाय a का क्वेश्चन, x का क्वेश्चन कर से प्लस y का क्वेश्चन कर से, √5, कितना आ गया? ये √6 आ गया। पर यहाँ पर दो टेंजेंट मिलेंगे, जैसे ये टेंजेंट मिला, अभी a मैंने +-2 ले रहा था, तो वही a मेरा -2 भी हो सकता। अगर a मेरा -2 हुआ तो मेरा सेंटर जो 1,2 था सीधा पर, तो मेरा रेडियस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका स्क्वायर ही तो करना है, रेडियस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसमें मेरा टेंजेंट का इक्वेशन जो -2 था सीधा पर +2 आएगा, y plus 2 equal to twice of x plus 1 plus minus √6 into √5। और यहाँ पर भी 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? y equal to 2x plus minus √30 है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, फाइनली आप लोगों को सेम ही मिला। तो लास्ट में फिर वही डिस्टेंस आता था दोनों केस में, तब तो होगा √6 का। एक बार जो मैं बता था ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 76।
Yeah. तो 76 में आप सिर्फ लोकल तक ढूंढ के दे दो, एरिया वाला पार्ट नहीं कर दो। सबसे पहले लोकल ढूंढना है ना उसमें। Alpha square equal to 4, मतलब x square equal to 4y। मतलब टाइमिंग नहीं लगना चाहिए, इसका तो सिंपल है। alpha square minus 6b plus x square equal to 4y। भाई दो सर्कल अगर एक दूसरे को अगर एक्सटर्नली टच करते हैं तो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं? d1 इक्वल टू r1 प्लस r2, राइट। जो जिसका सेंटर जिसका लोकल ढूंढना उसका सेंटर क्या दिया हुआ है? अल्फा कोमा बीटा। जिसका सेंटर क्या दिया है? अल्फा कोमा बीटा। जिसको टच कर रहा है वो सर्कल कौन है? उसका सेंटर 0,1, उसका रेडियस 1। और ये जो सर्कल जिसका लोकल ढूंढ रहा हो किसको टच कर रहा है? एक्स एक्सिस को टच करेगा तो कौन सी कंडीशन? सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट रेडियस होगा। सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट रेडियस होगा। वाई कोऑर्डिनेट मतलब कौन? बीटा।
तो C1 C2 का डिस्टेंस अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू बीटा प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। C1 C2 रूट में आएगा इक्वल टू R1 प्लस R2 रूट हटाने के लिए स्क्वायर तो क्या होगा, इसका बीटा स्क्वायर और 1 कट हो जाएगा, इसका मिडिल टर्म 2 बीटा, इसका मिडिल टर्म माइनस 4 बीटा, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4 बीटा। फाइनली हम अल्फा की जगह पर क्या रख लेंगे, x, लोकल से तो मूवेबल पर x स्क्वायर इक्वल टू 4y, x स्क्वायर इक्वल टू 4y। ठीक है, अब आपको कैसे लगा तो मेरा रेडियस 2 आया, कौन सा रेडियस, तो 1 दिया बैठा कितना है, ये तो x स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, कौन सा रेडियस इक्वल टू 1 तो नहीं है। और फिर क्या बोला इतना करने के बाद, then the area bounded by the line L in the line y equal to 4। अच्छा ये जो कर्व है, ये कर्व किसका है, एक का पावर 2 एक का पावर 1 है, पैराबोला, और उसमें x का क्वाड्रेटिक है तो कौन सा पैराबोला, अपवर्ड, x का इक्वल 4y का कर्व है ये कर्व, और y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 मतलब parallel to x axis, parallel to the x axis passing through 0, 4, ये एरिया ढूंढने को बोला है। अब देखो ये एरिया डायरेक्टली नहीं ढूंढ सकते, तो कोई रेगुलर शेप नहीं, तो यहाँ पर पिक्चर मारते हैं कैलकुलस, वापस इंटीग्रेशन जो करते हैं ना आप लोग, थोड़ा बहुत जो फिजिक्स में आपने पढ़े हुए इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन होता है इरेगुलर शेप ऑफ कर्व का एरिया एंड वॉल्यूम। जैसे आप लोग बोलते हो कि जैसे कौन का वॉल्यूम होता है, कौन का वॉल्यूम या कौन का सरफेस एरिया, कौन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, कौन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एस, है ना। जैसे सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एस, या उसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर, तो कहाँ से आया, ये सब आया इंटीग्रेशन से। जब आपके पास कोई भी किसी भी कर्व का एरिया या वॉल्यूम ढूंढना होगा तो किसकी हेल्प से मिलता है, वो इंटीग्रेशन की हेल्प से मिलता है। अब रेगुलर शेप ऑफ कर्व का सर्टिफिकेट उन्होंने डिराइव करके दे दिए, हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं, बट अब आप लोगों को एरिया बहुत सारे ऐसे कर्व आएंगे जिनको आप जानते ही नहीं हो, जैसे इनको आप जानते ही नहीं, और इसका एरिया ढूंढना होगा, तो इसका एरिया ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आता है आप लोग, छोटा मोटा आता है, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होता है, x स्क्वायर का भी x स्क्वायर प्लस 1/2। अगर मैं यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ये लाइन कौन सी है y इक्वल टू 4 की, ये जब यहाँ पर मीट करेगा तो y अगर 4 है तो x भी कितना आ जाएगा 4, राइट। यहाँ से अगर पर्टिकुलर ड्रॉ करूं तो ये पॉइंट कौन सा 4,0, तो ये पूरा क्या हुआ स्क्वायर हो गया, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये 4 4 16 हो गया इसका एरिया। अगर मुझे ये चाहिए तो इसको माइनस कर दूंगा, राइट। और जब आप किसी का इंटीग्रेशन करते हो तो आपको क्या मिलता है, अंडर द कर्व अप टू द एक्सिस एरिया, मतलब अगर मैं कर्व का अगर इंटीग्रेशन करूंगा ना एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो मुझे यहाँ तक एरिया मिल जाएगा। इंटीग्रेशन का ये काम होता है, तो इसको 360 डिग्री का रोटेट करके तो इसको क्लोज सॉलिड बनाऊंगा, फिर वॉल्यूम भी देगा, वो सब छोड़ूंगी। बस इतना ध्यान रखो कि जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसके अंडर द कर्व एरिया मिलेगा। तो कहां से कहां तक चालू हो रहा है, 0 से लेके कहां तक 4 तक, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4। अच्छा किसके रिस्पेक्ट में लिमिट किया मैंने, x के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन भी किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, x के रिस्पेक्ट में, किसका, इस कर्व का। ये कर्व कौन सा है, y की वैल्यू रखेंगे क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर, तो फंक्शन x का होना चाहिए, तो y कितना x स्क्वायर बाई 4। तो जब आप x स्क्वायर बाई 4 का इंटीग्रेशन करते हो इस लिमिट के बीच तब तो ये एरिया मिलता है, ये काम होता है इंटीग्रेशन का। अब x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³ बाई 3, और ऑलरेडी 4 है नीचे, x³ बाई 12। लिमिट क्या है 0 to 4, पहले क्या लगा दो अपर लिमिट, फिर माइनस, अपर लिमिट लगाऊंगा तो 4 का क्यूब 64/12 माइनस लोअर लिमिट 0,
64/12 8/3। 8/3 कौन सा एरिया मिला? जो रोटेट पर दिख रहा है ना वो एरिया मिला। आपको तो ये चाहिए, तो क्या करूंगा? पूरे स्क्वायर में से पूरा स्क्वायर कितने का था? 16, तो 16 माइनस 8/3 16/3 एलसीएम लूंगा तो 48 माइनस 16 32/3। ये 32/3 ये एरिया मिला और ये सिमेट्रिक है तो उसका डबल, तो 32/3 का डबल क्या हो जाएगा? 64/3। ठीक है, एरिया वाला पार्ट तो समझना है तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं तो पढ़ेंगे डिटेल यूनिट टेस्ट में। पर हाँ एटलीस्ट कर्व तक तो पहुंचना पड़ेगा। और ये सिंपल सा था, सिंपली टच कर रहा है तो और एक एक्सिस को टच कर रहा है तो कौन सी कंडीशन देगी? यहाँ पे तो आज तक का आपके पास साइंस का सर्कल का और एक दिन है कल के लिए, तो उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा तो मेरा बोला चालू हो गया है और वो तब तक उतना स्पीड में आ गया होगा कि फिर आपको उस पर काम करना पड़ेगा। तो आज के दिन में जितना कर सकते उतना कर लो। वैसे भी अच्छे क्वेश्चन आप चालू होंगे 2022 से। अभी तक तो सिंपल क्वेश्चन थे, अभी सिंपल ही, बट अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सी कभी तक मैंने देखा कि आपने 20 क्वेश्चन पूछे तो 18 क्वेश्चन में तो सेम ही कंसेप्ट है, एक्सटर्नली टच कर रहा है फिर एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को टच करता है। ऐसे क्वेश्चन की मेनली कंसेप्ट आते हैं। तो सिंपल से क्वेश्चन थे, तो फिर भी आप लोग को इतना टाइम स्कूल लगेगा पता नहीं। कल मतलब लास्ट क्लास में हम लोग पैराबोला ऑलरेडी डिस्कस करना चालू किए थे। हमने ये पढ़ लिया था तो पूरा कॉनिक सेक्शन जिस कंसेप्ट से चलता है वो कंसेप्ट क्या है? SP इक्वल टू EP, जहाँ पर पैराबोला की इसेंट्रिसिटी 1, अच्छा इसेंट्रिसिटी 1 होगा तो पैराबोला लेस देन 1 होगा तो एलिप्स ग्रेटर देन 1 होगा तो SP क्या है? मूवेबल पॉइंट से लेके फोकस का डिस्टेंस, और PM क्या है? मूवेबल पॉइंट से लेके डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस। और उसको जब हमने T को लिया 1 और SP को PM यूज किया तो हमें लास्ट में पैराबोला का इक्वेशन मिला y² इक्वल टू 4a, जिसका वर्टेक्स किसको बोलते हैं? ये वाला वर्टेक्स था जिसके कोऑर्डिनेट 0,0, यहाँ पर फोकस था जिसका कोऑर्डिनेट जैसे T,0 होता है बट T1 था इसलिए a,0। यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स था जिसका इक्वेशन x इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर विद एक्सिस किसको बोलते हैं? वो लाइन जिस पे वर्टेक्स और फोकस लाई करते हैं, जिसको वर्टेक्स और फोकस लाई करते हैं। इसमें एक्सिस कौन सा था? एक्स एक्सिस। ये टेंजेंट है वर्टेक्स जो वाई एक्सिस है, ये डायरेक्ट्रिक्स। तो मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स था, मेरे पास फोकस था, P पॉइंट मेरा मूवेबल पॉइंट है, तो SP का डिस्टेंस उतना ही होगा जितना PM का डिस्टेंस, SP उतना ही होगा जितना PM होगा। तो SP और PM को जब हमने इक्वेट किया था, SP के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया, PM के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर दोनों तरफ स्क्वायर किया तो फाइनली क्या मिला था मुझे? y² इक्वल टू 4a, जो हमारा लेफ्ट साइडेड सॉरी राइट साइडेड पैराबोला का इक्वेशन हो गया। अब अगर लेफ्ट साइड होगा तो सिर्फ क्या फर्क पड़ेगा? लेफ्ट साइडेड पैराबोला होगा जैसा हो जाएगा, वर्टेक्स क्या होगा? 0,0। इसका फोकस कहाँ है? दूसरी तरफ से, तो यहाँ का फोकस जो प्लस 1,0 था उसकी जगह पर, तो उसका डायरेक्ट्रिक्स फिर इस तरफ होगा। ये डिस्टेंस अगर A है तो ये डिस्टेंस भी तो
ए होगा, क्योंकि पैराबोला पे होने वाला हर पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस उतना ही होता है जितना उसका डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस होता है। तो अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, राइट। तो यहाँ का पॉइंट ए कोमा 0, तो इसका इक्वेशन x इक्वल टू ए। अगर लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस है तो x का कोऑर्डिनेट कभी भी चेंज नहीं होता, जिसका इक्वेशन क्या हो जाएगा x इक्वल टू ए। और हमारे पास कंसेप्ट क्या है, SP इक्वल टू PM। P मतलब मूवेबल पॉइंट। तो पहले SP का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो रूट ऑफ x प्लस a का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। PM मतलब P से लेके इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये लाइन मतलब कौन, x माइनस a इक्वल टू 0। तो मैं x कोमा y से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा, तो मॉड ऑफ x माइनस से डिवाइड बाय x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। रूट और मॉड दोनों हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। तो क्या हो जाएगा, x प्लस a का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस a का स्क्वायर। इसका स्क्वायर x स्क्वायर और a स्क्वायर और इसका x स्क्वायर और a स्क्वायर कैंसिल। इसका मिडिल टर्म, ये 2x इस तरफ आएगा, तो y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x। ये हो गया आप लोगों का लेफ्ट साइडेड पैराबोला का इक्वेशन। राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड में से क्या फर्क है, इसका y स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4x है, इसमें y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x। तो दोनों में और क्या डिफरेंस होता है, वर्टेक्स दोनों में सेम होता है, एक्सिस दोनों में सेम होता है। इसमें भी एक्सिस कौन है, x एक्सिस। इसमें भी एक्सिस कौन है, x एक्सिस। इसका टेंजेंट वर्टेक्स कौन है, y एक्सिस। इसका टेंजेंट वर्टेक्स कौन है, y एक्सिस। तो दोनों में चेंज किया है फोकस एंड डायरेक्ट। उसका फोकस था a,0, यहाँ का फोकस था माइनस a,0। वहाँ का डायरेक्ट्रिक्स था x इक्वल टू माइनस है, यहाँ का डायरेक्ट्रिक्स था x इक्वल टू प्लस। ठीक है, ये हुआ राइट और लेफ्ट। अब आएगा अपवर्ड और डाउनवर्ड। अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला ऐसा दिखेगा। इसका वर्टेक्स इसका 0,0 फोकस और यहाँ होगा, तो यहाँ का फोकस का कोऑर्डिनेट जो 1,0 हुआ करता था, क्योंकि y एक्सिस इसका एक्सिस, ये एक्सिस होगा, एक्सिस कौन होगा, y एक्सिस। इसका इक्वेशन वर्टेक्स 0,0, फोकस 0,a, एक्सिस y एक्सिस, जिसका इक्वेशन x इक्वल टू 0। टेंजेंट एट वर्टेक्स, क्या बनेगा, x एक्सिस, जिसका इक्वेशन x एक्सिस y इक्वल टू 0। x एक्सिस क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0। अब डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि मेन तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स सही है, तो डायरेक्ट्रिक्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर दिस। दिमाग में घुसा लो क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स इज परपेंडिकुलर विद एक्सिस। डायरेक्ट्रिक्स हमेशा एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर होता है। इसमें एक्सिस कौन है, y एक्सिस। तो उसके साथ जो परपेंडिकुलर होगा वो कौन होगा, डायरेक्ट्रिक्स होगा। पर कैसा होगा, जब y एक्सिस के जो परपेंडिकुलर लाइन है वो किसको पैरेलल होगा, x को पैरेलल होगा। और अगर ये डिस्टेंस a है तो इस वर्टेक्स का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस कितना होगा, a। तो डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस अगर a होगा, तो अगर ये a है तो ये भी a, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट 0,- है। और ये लाइन अगर पैरेलल टू द x एक्सिस है तो कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, y कोऑर्डिनेट। अगर यहाँ पर अगर y कोऑर्डिनेट हमेशा सेम है तो इसका इक्वेशन y इक्वल टू माइनस है। तो इक्वेशन y इक्वल टू माइनस वो कभी चेंज नहीं होगा। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या मिल गया, y इक्वल टू y प्लस a इक्वल टू 0, माइनस से तो शिफ्ट कर y प्लस a इक्वल टू 0। अब डायरेक्ट्रिक्स से फोकस है, पैराबोला का इक्वेशन फाइंड करने के लिए SP इक्वल टू PM, P मूवेबल पॉइंट, फोकस से पर्टिकुलर अगर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस
ए का स्क्वायर इक्वल टू एक्स कोमा वाई से लेके इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मॉड ऑफ y प्लस a डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर एक ही तो 0 y का कोएफिशिएंट 1 रूट और मॉड हटाने के लिए तो इवन बोथ साइड x स्क्वायर प्लस y माइनस a का स्क्वायर इक्वल टू y प्लस a का स्क्वायर जब करोगे इसका y स्क्वायर स्क्वायर और इसका y स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल इसका मिडिल टर्म 2a बाय इसका मिडिल टर्म दूसरी तरफ देगा 4a बाय x स्क्वायर इक्वल टू ये हुआ आप लोगों का अपवर्ड पैराबोला राइट साइड और अपवर्ड पैराबोला में क्या फर्क है इसमें y स्क्वायर 4ax था उसमें x स्क्वायर इक्वल टू y की जगह पर x आ गया x की जगह पर वो आना भी चाहिए क्योंकि एक्सिस चेंज हो चुका है वहाँ का एक्सिस था यहाँ का एक्सिस वहाँ का फोकस a कोमा 0 था यहाँ का फोकस 0 कोमा है वहाँ का डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस है यहाँ का डायरेक्ट्रिक्स सबको x की जगह पर y आता है और a क्या होता है इन सब में डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस जिसमें a कभी भी नेगेटिव नहीं होना नेगेटिव डिस्टेंस ठीक है ये अपवर्ड आया और डाउनवर्ड में अभी बता दो सब कुछ क्या क्या होगा वर्टेक्स क्या होगा 0, 0 फोकस 0, एक्सिस y एक्सिस क्या होगा टेंजेंट एट वर्टेक्स है ना टेंजेंट एट वर्टेक्स यही रहेगा मतलब ये इसमें कोई चेंज नहीं इसमें कोई चेंज नहीं इसमें कोई चेंज ये सभी सेम ही रहने वाला तो चेंज से क्या होगा फोकस 0, माइनस और डायरेक्टली सब ऊपर होगा जो कहां से पास होगा 0, a से क्योंकि a डिस्टेंस a है तो ये डिस्टेंस भी a ही होगा तो इसका इक्वेशन y इक्वल टू a जो y इक्वल टू माइनस है तो उसका पर y आ गया तो यहाँ पर फोकस आया 0, माइनस है डायरेक्ट्रिक्स आया y माइनस a इक्वल टू 0 और फिर यूज क्या करना है p इक्वल टू pm यूज क्या करना है p इक्वल टू pm तो p इक्वल टू pm के लिए p मेरा मूवेबल पॉइंट है मूवेबल पॉइंट लेके फोकस का डिस्टेंस x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस और माइनस है तो y प्लस a का स्क्वायर pm मतलब मूवेबल पॉइंट से लेके लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ y माइनस a अपॉन रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का पोजीशन का स्क्वायर और रूट और मॉड हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन both the sides so x square plus y plus a का whole square equal to y minus a का square y square square का कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर आएगा minus 2ay plus 2ay उस तरफ जाएगा तो x square equal to ये उसमें plus 4ay तो इसमें minus कितना आया समझ में ये चारों स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि जिसका एक्सिस जो होता है वो x एक्सिस या फिर y एक्सिस होता है जिसका वर्टेक्स 0, 0 जिसका वर्टेक्स 0, 0 जिसका एक्सिस x एक्सिस या y एक्सिस को कौन सा फॉर्म बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक खत्म हो गई टेक्स्ट बुक लिखना है बट पैराबोला में बहुत कुछ बट ये हो गया आप लोगों का अच्छा इन चारों में एक ही चीज ढूंढनी होती है क्या a और a क्या है इतना क्लियर है अब इस चारों में एक चीज और आपको देखना है जैसे ये अगर मैंने एक लाइन बनाया तो ये लाइन पैराबोला को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है इसको क्या बोलेंगे कोड कोई भी लाइन जो कर्व को 2 पॉइंट पर कट करता है ऐसा नहीं है कि कोड सिर्फ सर्कल में होता है कोड हर कर्व में होता है तो कोई भी लाइन जो कर्व को 2 पॉइंट पर कट करता है क्या है कोड इसको बोलते हैं कोड ये कोड जब फोकस से पास हुआ ये फोकस से पास हुआ ना कोड ऐसे कितने कोड होंगे पैराबोला के इनफाइनाइट उस इनफाइनाइट में से भी इनफाइनाइट कोड ऐसे होंगे जो फोकस से पास होते होंगे बहुत सारे कोड होंगे जो फोकस से पास होते उसको बोलते हैं फोकल कोड Why? Because it is passing through focus. That's why this is called focal. Like
अब कभी अगर ऐसा हुआ कि आपका जो कोड है वो एक्सिस के साथ 90 डिग्री बन गया, हो सकता है ना, ऐसा थोड़ी कि हर कोड ऐसे इंक्लाइन ही होगा, ऐसे भी तो कोड हो सकता है, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनाता होगा, हो सकता है, ये भी है तो कोड है, बस उसने एक्सिस के साथ कितना डिग्री बनाया, मतलब डायरेक्ट एक्सिस के साथ क्या बना, पैरेलल, डायरेक्ट एक्सिस के साथ क्या बना, पैरेलल। अच्छा, ये जो लेंथ होता है, ये लेंथ, ये किसके बराबर होता है, मतलब किसी भी पॉइंट का ये जो लेंथ होता है ये y कोऑर्डिनेट के बराबर होता है ना, ये लेंथ किसके बराबर होता है, इस पॉइंट का, अगर मैं पॉइंट को p ऑफ x, y बोल दूं तो ये लेंथ कितना, y ना, और y को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं, और x को एक्सिस। तो अगर ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगा, क्या अलग अलग होगा, सेम होगा, अगर ये ऑर्डिनेट है तो ये भी तो पूरा मिलकर 2 बार ऑर्डिनेट हो गया, जिसको बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं, मतलब वो कोड जो एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनाएगा उसको क्या बोलते हैं, डबल ऑर्डिनेट। एक होता है नॉर्मल कोड, वही कोड जब फोकस से पास हो गया तो उसको नाम दे दिया फोकल कोड, वही कोड ने जब एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनाया तो उसको बोला गया डबल ऑर्डिनेट, क्योंकि ऑर्डिनेट प्लस ऑर्डिनेट तो डबल ऑर्डिनेट हो गया। और वही डबल ऑर्डिनेट अगर वो फोकस से पास हुआ, मतलब एक ऐसा कोड की जो 90 डिग्री भी बना रहा है एक्सिस के साथ और कहां से पास हो रहा है, फोकस से भी पास हो रहा है, दोनों काम एक साथ हो रहा है, फोकस से भी पास हुआ, एक्सिस के साथ 90 डिग्री भी बना है, तो उस लाइन को बोलते हैं, उस कोड को बोलते हैं लेटस वेक्टर, उस कोड को बोलते हैं लेटस वेक्टर। 4 टर्मिनोलॉजी हुआ, सबसे पहले कोड, जो नॉर्मल कोड जो एक्सिस कोई भी कर्व को 2 पॉइंट पर कट करता है, वो कोड ने फोकस से पास किया तो फोकल कोड बना, वो कोड जब एक्सिस के साथ 90 डिग्री बना रहा था तो डबल ऑर्डिनेट, और ये दोनों काम साथ में हुआ, फोकस से भी पास हुआ और 90 डिग्री भी बना, किसके साथ, एक्सिस के साथ, 90 डिग्री किसके साथ बनाया, एक्सिस के साथ, तो फिर उसको क्या बोलेंगे, लेटस वेक्टर, तो क्या बोलेंगे, उस लेटस वेक्टर का इक्वेशन क्या होगा, ये लेटस वेक्टर किसको पैरेलल होगा, y एक्सिस को, तो कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, x, तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, a,0, तो कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा, x कोऑर्डिनेट, तो उस लाइन का इक्वेशन x इक्वल टू a, इक्वेशन x इक्वल टू a, लेंथ, लेटस वेक्टर का लेंथ, ये पूरे में क्या चेंज नहीं होगा, x का कोऑर्डिनेट, यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट कितना है, a,0, तो यहाँ पर भी x कोऑर्डिनेट कितना होगा, a, y कोऑर्डिनेट पता नहीं, बट ये तो पता है कि वो पॉइंट यहाँ है, तो पॉइंट तो कर ही है, इसको सेटिस्फाई करेगा, x की जगह पर a रख लेता हूँ, तो 4a², तो y² कितना है, y² कितना है, 4a², 4a into a कितना होगा, तो y² 4a², तो y कितना होगा, प्लस माइनस 2, y क्या होगा, तो प्लस माइनस 2 मतलब कौन से कोऑर्डिनेट, a,2 है ऊपर का और a,-2 है नीचे का, तो लेटस वेक्टर के एक्सट्रीम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं, a,2n, a,-2n, a,2n, a,-2, ये लेंथ कितना है, a,2 है तो ये लेंथ कितना, 2a, तो नीचे भी कितना, 2a, तो पूरा कितना, 4 है, तो यहाँ पर लेंथ कितना हो गया, 4 है, लेटस वेक्टर का लेंथ कितना होता है, 4 है। ये राइट साइडेड पैराबोला की बात हुई, लेंथ को क्या फर्क पड़ता है, राइट हो या लेफ्ट हो या अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, चारों केस में लेंथ ऑफ लेटस वेक्टर 4 ही होगा, हाँ इक्वेशन जरूर बदलेगा, यहाँ पर लेटस वेक्टर का इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू है, यहाँ पर क्या आएगा, x इक्वल टू माइनस है, x इक्वल टू माइनस हो जाएगा लेटस वेक्टर, यहाँ पर y इक्वल टू a, यहाँ पर y इक्वल टू a, और यहाँ पर क्लियर है सारे टर्मिनोलॉजी, लेटस वेक्टर क्लियर हो गया, क्या बोलोगे, लेटस वेक्टर को पूछे डिफाइन करो लेटस वेक्टर, तो लाइन इट इज पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, लेंथ
ऑपरेटर सिस्टम इज ऑलवेज 4. इक्वेशन डिपेंड करेगा कि कौन सी चीज के लिए बात क्लियर है ये लिख
लिखा जब आप लोगों को टेक्स्ट बुक के मैं पहले क्वेश्चन बताया तो 12 क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में। उस पहले 6 क्वेश्चन जो है टेक्स्ट बुक के उसके अंदर 6 के 6 क्वेश्चन ध्यान दो यहाँ पर। वो 6 के 6 क्वेश्चन पहले 6 क्वेश्चन में कहते हैं कि पैराबोला का इक्वेशन दे देते हैं, बोलते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 12x और फिर पूछते हैं कि पैराबोला का फोकस, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स और लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम ढूंढना है, मतलब जो भी सीखा है वो सब ढूंढना है। तो आपको तो कितना ही पहचान है कौन सा पैराबोला है, कौन सा पैराबोला है, राइट लेफ्ट अपवर्ड डाउनवर्ड किसके साथ इक्वेट और एक्स के साथ एक कितना तो वर्टेक्स 0,0 फोकस 3,0 एक्सिस एक्सिस कौन है डायरेक्ट्रिक्स इक्वल टू -3 और लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम 12 4 into 3 तो 12। तो आपको सिर्फ ये पता करना है कि कौन सा पैराबोला है। सेकंड है x स्क्वायर इक्वल टू 6y, से बता दो कौन सा पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 6y, x स्क्वायर इक्वल टू 6y अपवर्ड तो 4ay के साथ इक्वेट करोगे x स्क्वायर। थर्ड वाला है y स्क्वायर इक्वल टू -8x लेफ्ट तो किसके साथ इक्वेट करेंगे y स्क्वायर इक्वल टू -4x। फोर्थ है x स्क्वायर इक्वल टू -16y डाउनवर्ड फिर y स्क्वायर इक्वल टू +10x राइट साइड x स्क्वायर इक्वल टू -9y डाउनवर्ड। ये मिल जाता है तो सब कुछ मिल जाता है। ये पहले 6 क्वेश्चन है, फिर 7 क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसके बाद फिर 6 क्वेश्चन में पैराबोला का इक्वेशन ढूंढना, उसमें भी आपको 7 क्वेश्चन है। आपसे बताना कि ये कौन सा पैराबोला है। फोकस दिया 6,0, यहीं से पता चलता है कौन सा पैराबोला है राइट साइड। फोकस जैसे 6,0 दिया तो कौन सा है राइट साइड और राइट और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ x इक्वल टू -6 तो राइट साइड हो गया। तो 6,0 और राइट साइड पैराबोला का इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू a कितना 6 a,0 होता है, एक जगह पर 6 डालना मतलब y स्क्वायर इक्वल टू 24 हो गया। इसमें दिया हुआ है फोकस 0,-3 और डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू 3, ये कौन सा पैराबोला है 0,-3 डाउनवर्ड कौन सा है डाउनवर्ड पैराबोला का इक्वेशन x स्क्वायर इक्वल टू -4y ये कितना है 3 तो -12। फिर 9th में दिया वर्टेक्स 0,0 और फोकस 3,0 तो कौन सा है वर्टेक्स 0,0 एंड फोकस 3,0। वर्टेक्स 0,0 तो कुछ नहीं पता था तो सबका वर्टेक्स 0,0 होता है, फोकस से पता चलेगा राइट। तो y स्क्वायर इक्वल टू 12x ये 3 है
फिर 10 से दिया हुआ है वर्टेक्स 0,0 एंड फोकस -2,0 लेफ्ट इक्वेशन y square equal to -4ax तो a2 है तो y square equal to -8 ये 10 हुआ 11 वर्टेक्स 0,0 और फिर बोला कि जो पैराबोला है ना वो पास हो रहा है, कहां से पास हो रहा है 2,3 एक पैराबोला है जो कहां से पास हो रहा है 2,3 तो इससे कुछ नहीं पता चलेगा क्योंकि ये तो अपवर्ड भी हो सकता है डाउनवर्ड भी हो सकता है लेफ्ट और राइट नहीं हो सकते क्योंकि 2,3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में बट अपवर्ड और राइट हो ही सकता है तो वो कैसे पता करें इसलिए दिया हुआ है कि एक्सिस इज अलोंग द एक्सिस कहां पर है एक्स एक्सिस पे तो एक्सिस अगर एक्स एक्सिस है तब कौन सा हो गया राइट अब कंफर्म के राइट है y स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो क्या ढूंढना है a ढूंढना है बट ये पैराबोला कहां से पास हो रहा है दिया हुआ है 2,3 से तो 2,3 को सेटिस्फाई करेगा 3 का स्क्वायर 9 x की जगह पर 2 तो a इक्वल टू 9/8 तो y स्क्वायर इक्वल टू 4 into 9/8 है 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 2y स्क्वायर इक्वल टू 9 ये 11 पर लास्ट वाला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला वर्टेक्स इज 0,0 पासिंग थ्रू 5,2 वापस 5,2 मतलब अपवर्ड या तो राइट तो उसके लिए दिया कि सिमेट्रिक इसका एक्सिस जो है सिमेट्रिक विद y एक्सिस एक्सिस y एक्सिस दिया तो कौन सा होगा अपवर्ड का इक्वेशन ये ढूंढने के लिए पॉइंट दे रखा है 5,2 से पास हो रहा है सेटिस्फाई करेगा तो ये मिल जाएगा तो फिर प्रूफ होती है पर आज आप लोग ये के टेक्स्ट बुक को कुछ यही नहीं करने देखा मेन सर्कल में तुम पता नहीं क्यों स्पीड टाइम लग रहा है तुम लोगों को लास्ट क्लास में तुमने यही डाउट पूछा मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन पर तब आप लोग डाउट पूछते हो कल और एक दिन है आपके कल प्रैक्टिस सेशन में आपको डाउट करवाऊंगा उसके बाद फिर आप आओगे तो फिर एक्स्ट्रा टाइम में आना पड़ेगा क्लास में तो फिर नहीं कर पाएंगे और आपके पास